नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हिंदी साहित्य की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी, अगर वीडियो पे आप नए हो तो आप क्लासों को देख लीजिए। अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए। तो साथियों, आज साहित्य की 4th क्लास होने वाली है। साहित्य को टोटल 12 पार्ट में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें आप देखेंगे साहित्य का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। साथियों, इसी चैनल पर अलंकार की क्लासेस भी अपलोड करी जा चुकी हैं। अलंकार को मैंने आपको 3 पार्ट में करवाया, पूरा संपूर्ण अलंकार करवा दिया है, छंद करवा दिया है और साथ ही वाच्य की क्लास भी मैं दे चुका हूँ। साथियों, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट है। अगर आप वीडियो पर आए हैं तो एक बार अगर आपने जो वीडियो पर क्लिक ही कर दिया तो पूरा वीडियो देखें, ताकि आप अपना रिस्पॉन्स भी बता सकें कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा पार्ट। और साथ ही मैं फिर आपको अगला वीडियो भी दूंगा, जिससे आपकी तैयारी देखना क्रम बाय क्रम आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप देखेंगे आप यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप सारे क्वेश्चन लगभग बना पाएंगे। हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं पार्ट 4। कल हमने बात की थी साहित्य की, कल शुरुआत हुई थी। उससे पहले मैंने आपको हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, देवनागरी लिपि के बारे में बताया था। तो आज साहित्य की 4th क्लास है, देखेंगे क्या है। जैसे 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने तजकिरा ए शुअराई हिंदी में लिखा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, बोल सकता है कि मौलवी कमरुद्दीन ने तजकिरा ए शुअराई किस हिंदी लिखा है। कब लिखा, किसने लिखा? ये मौलवी कमरुद्दीन ने 1848 में लिखा। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। क्या क्या? हिंदी के बारे में अलग अलग मत लिखे गए, अलग अलग चीज़ें लिखी गई, अलग अलग साहित्य आए, उसी के बारे में आज बात हो रही। जैसे 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने तजकिरा ए शुअराई हिंदी लिखा। किसने लिखा? तजकिरा ए शुअराई। पूछ सकता है कि बताइए तजकिरा ए शुअराई किसने लिखा, तो आप याद रखेंगे मौलवी कमरुद्दीन। अब यहाँ से ट्रिक कैसे बन, शुअराई जो शुअर होते हैं, वो जो मुसलमान लोग होते हैं, उनके लिए वो एक तरीके का उनका अपशकुन होता है। तो शुअराई किसने लिखा? कमरुद्दीन। तो कमरुद्दीन, तो यहाँ से याद रहेगा कि मौलवी कमरुद्दीन 1848 में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं? यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साहित्य ऐतिहासिक का इतिहास किसने बताया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब बताया? 1940 में। और फिर पूछेगा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसके द्वारा बताया गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 में। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब? 1952 में लिखा। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 में, वे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। कब लिखा? 1940 में लिखा। साथियों, आगे देखते हैं साहित्य का विभाजन। साहित्य के विभाजन के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग विद्वानों का क्या मत रहा, किस तरीके से उन्होंने साहित्य को का विभाजन किया, किस ईस्वी तक कितना विभाजन कैसे किया। तो आइए उस सब के बारे में देखें। तो साहित्य का विभाजन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र जी जो शुक्ल थे, उनके अनुसार क्या मत था साहित्य काल का। तो आदिकाल उन्होंने कब से माना? 1050 से और 1375 ईस्वी तक उन्होंने क्या माना? आदिकाल माना है। क्या माना? आदिकाल। इसके बाद उन्होंने कहा कि भक्ति काल। यहाँ से पूछता है कि पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम क्या है, तो पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम कौन सा है? अन्य नाम है भक्ति काल। तो यहाँ भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल की कब से? 1375 से 1700। कब से? 1375 से। ये यूपीएसआई में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे गए, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं कि पूर्व मध्यकाल का कार्यकाल बताइए, कब से कब तक रहा पूर्व मध्यकाल। तो 1375 से 1000 ईस्वी तक रहा। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये रहा। और इसका विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में बताया गया है, तो ज़्यादा स्पष्ट तरीके से माना गया है। तो यहाँ पर क्या है? आदिकाल कब से? 1050 से 1350 ईस्वी तक। याद साथियों, आप सब लोग अच्छे से देखेंगे और थोड़ा कंसंट्रेट होकर क्लास को देखें, क्योंकि इस क्लास में फालतू की बातें नहीं होती, केवल कंटेंट डिलीवर पे ही पूरा फोकस किया जाता है और कम समय में A to Z कंटेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो सके, यही मेरा मोटिव है। क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ग्रैप्स कर पाएँ और अपना रिविजन अच्छे से करें, और जिससे कि आप अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा सके। जैसे GS में टाइम चाहिए और मैथ में टाइम चाहिए, तो आप अपना टाइम उधर लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना अच्छा प्रीमियम कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो सारे आपको मैं डे बाय डे पर क्लास मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आप सारा रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। आज देखते हैं आदिकाल। आदिकाल का 1050 से 1375 और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। कब? 1375 से 1700। इसके बाद में आगे देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल कब से कब तक रहा? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। क्या? रीतिकाल उत्तर मध्यकाल कब से कब? 1700 से 1900 ईस्वी तक। कब से? 1700 से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल। और आगे देखते हैं
गद्य काल के बारे में बात करते हैं। तो गद्य काल, आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है, तो गद्य काल। गद्य काल को ही आधुनिक काल कहा जाता है। कब से? 1900 से 1984, ये आधुनिक काल रहा, या गद्य काल बोल सकते हैं। रीति काल को उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 ईसा पूर्व, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल 1375 से 1700 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन। जो डॉक्टर नगेंद्र जी थे उनके अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन कब से कब तक रहा, तो हमने अभी देखा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1050 से शुरू हुआ था, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने बताया था कि आदिकाल को वीरगाथा काल जो कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल जो कहा जाता है, आदिकाल का नाम क्या है, वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल की बात इन्होंने की है कि 1000 से 1350 ईस्वी को ये आदिकाल रहा है। इन्होंने मध्यकाल के बारे में बताया कि मध्यकाल कब से कब तक रहा है, तो मध्यकाल में इन्होंने भक्तिकाल और रीतिकाल दो तरीके बताए हैं। तो भक्तिकाल इनके अनुसार 1350 से 1650 ईस्वी तक, और रीतिकाल 1650 से 1850 तक रहा है। जबकि आधुनिक काल 1900 के बाद ही इनका, वो भी उनका रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत था 1900 के बाद ही था। आधुनिक काल में इनका कोई भी डिफरेंस नहीं था, बल्कि मध्यकाल और भक्तिकाल और आदिकाल में ही डिफरेंस था। आगे देखते हैं साथियों, जैसे रासो साहित्य, जो रासो साहित्य हैं वो आदिकाल के लिखे गए हुए। सिद्ध साहित्य भी आदिकाल में ही लिखे गए। नाथ साहित्य भी आदिकाल में लिखे गए। इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की कौन कौन से साहित्य, जैसे रासो पूछेगा तो रासो साहित्य कब लिखे गए, तो आदिकाल में लिखे गए, या वीरगाथा काल बोल सकते हैं। सिद्ध साहित्य भी कहाँ लिखे गए, आदिकाल में। नाथ साहित्य भी आदिकाल में, और वंश काव्य भी आदिकाल में, और फुटकल रचनाएं भी आदिकाल में ही लिखी गई। आगे देखते हैं भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी। इसमें राम भक्त और कृष्ण भक्त दो कवि थे। राम भक्त शाखा के कवि राम भक्त काव्य और कृष्ण भक्त काव्य, और संत काव्य सूफी काव्य, चार थे यहाँ पर कि एक तो राम भक्त काव्य थे, एक तो कृष्ण भक्त, संत काव्य और सूफी काव्य। आगे देखते हैं रीति काल में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है भक्ति काल में बताइए कौन कौन से थे, तो राम भक्त काल, कृष्ण भक्त काल, संत काव्य और सूफी काव्य। यहाँ से पूछेगा रासो साहित्य किस काल में लिखा गया, तो रासो साहित्य आदिकाल में लिखा गया, और सिद्ध साहित्य भी आदिकाल में लिखा गया, नाथ भी आदिकाल में। यहाँ तक नाथ तक पूछता है। अपभ्रंश काव्य कभी कभार पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अपभ्रंश काव्य कब लिखा गया, आदिकाल में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब कौन से साहित्य कब लिखे गए, कौन से काल में लिखे गए, आदिकाल में लिखे गए या मध्यकाल में लिखे गए या भक्तिकाल में और रीतिकाल में लिखे गए। फर्दर डिवाइड मध्यकाल का, भक्तिकाल और रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल के कई मत हैं। जैसे आधुनिक काल के बारे में भारतेंद्र युग कहा जाता है। कब पुनर्गत जागरण काल को 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग माना जाता है 1900 से 1918 तक। जागरण सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जबकि आधुनिक काल को जो भारतेंद्र युग था, भारतेंद्र युग को एक्चुअल में आधुनिक काल कहा जाता है, लेकिन कई मत अलग अलग भी हैं। तो द्विवेदी जी के अनुसार अलग मत है, उन्होंने सुधार जागरण काल का कब 1900 से 1918 तक उन्होंने सुधार जागरण काल कहा। जबकि भारतेंद्र जी ने क्या कहा, भारतेंद्र जी ने कहा पुनर्जागरण काल, कब 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग के अनुसार जागरण सुधार काल, याद रखना है। और भारतेंद्र युग को ही आधुनिक काल कहा जाता है। भारतेंद्र युग को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल कहा जाता है भारतेंद्र युग को। आगे देखते हैं छायावादी युग। छायावादी युग के बारे में, एक छायावाद युग था और दूसरा छायावादोत्तर युग, जिसको शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। जो 1900 से 1936 से अब तक जो चला आ रहा है उसे शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर भी कहा जाता है। तो छायावादी युग का कब अंत हुआ, कब शुरू हुआ, तो 1918 से 1936 को ही छायावादी युग कहा जाता है। और तो छायावाद के कई प्रमुख कवि जैसे सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, ये जो कवि हैं वो छायावादी युग के कवि हैं। कौन कौन से, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। आप साथी जो मैं आपको बोल रहा हूँ पॉइंट पे, शब्दों पर फोकस कीजिए, जिससे आप अगर नोट्स भी बना रहे हो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर जो मेरे अतिरिक्त मैं जो शब्द बोलता हूँ उसको पहले आप रफ कॉपी में लिख लिया करिए। इसके बाद में ये सारे नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो छायावादी युग, इसके बाद में छायावादोत्तर कौन सा, शुक्लयोत्तर भी युग कहा जाता है। कब, 1936 से अब तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छायावादोत्तर युग के बारे में और देखते हैं। तो छायावादोत्तर युग में कौन कौन सी, प्रयोगवादी युग, क्या प्रयोगवाद और प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943। ये डेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद रखना कि छायावादोत्तर में कौन कौन से युग थे। एक तो प्रगतिवादी युग था, एक दूसरा था प्रयोगवाद, एक नई कविता कब से चल रहा है, 1953 से अब तक चल रहा है। जबकि प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक 10 साल चला प्रयोगवाद का कार्यकाल। और बाकी ये जो है प्रगतिवादी का कार्य
ये भी आपका 7 साल तक चला। प्रगतिवाद युग, तो छायावाद उत्तर के 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया, जिसको शुक्लोत्तर भी युग कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से थे? प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग। ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि छायावाद युग में, कि छायावाद उत्तर में कौन कौन से 3 युग थे। आगे देखते हैं, आदिकाल का नामकरण करने वाले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और पूछेगा कि आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का। और इसी साथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा चारणकाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। आधार काल का सुमन राजे। भाई इसको ऐसे ट्रिक से याद करो, जो राजा होते हैं, राजा उनका आधार बना रहता है तब तक वो राजा रहते हैं, जब तक उनका आधार रहता है। आधार खत्म, राजगिरी खत्म। तो सुमन राजे से आधार काल। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम डॉक्टर ग्रियर्सन, और जॉर्ज ग्रियर्सन भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन चारणकाल का। आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल राहुल संक्रयातन। सिद्ध सामंत से सिद्ध, सात से सामंत और सात से संक्रयातन, सांकृत्यायन। तो राहुल संक्रयन, सिद्ध सामंत काल याद रखेंगे, साथ ही भूलना नहीं है कि सिद्ध सामंत, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कि सिद्ध सामंत काल का आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो ये राहुल संक्रयातन जी ने कहा था। कब? जब आदिकाल का नामकरण हुआ था, उसी में इनका भी मत था कि सिद्ध सामंत काल इन्होंने आदिकाल को कहा। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीरगाथा काल का इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने वीरगाथा काल का किसको कहा? आदिकाल को कहा। वीरकाल किसने कहा? तो वीरकाल शिव विश्वनाथ प्रताप। भाई विश्व विजय करोगे तो वीर बनना पड़ेगा। ट्रिक देखिए यहाँ पर, ट्रिक क्या है कि विश्व विजय करना, हमें जब हम विश्व विजय करते हैं तो हमें क्या होता है? जो वीर होते हैं वही विश्व विजय कर पाते हैं। तो वीरकाल किसने कहा? वीरकाल कहा विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। आगे प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने कहा। किसने कहा? मिश्र बंधु जी ने क्या कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल। बीज पवन काल के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और एक सिद्ध सामंत काल है और एक आदिकाल है। यहाँ से 3 जगह से क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीज पवन काल। पूछेगा कि आदिकाल को बीज पवन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज पवन काल का। किसको? आदिकाल को। एक बार फिर से देखेंगे, आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। चारणकाल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकाल का। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। राजा का आधार रहेगा तब तक राजगिरी रहेगी। सिद्ध सामंत राहुल संकीर्तन, सा से सिद्ध सामंत, सा से राहुल संकीर्तन। वीरगाथा काल का रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का। वीरकाल किसने कहा? वीरकाल अभी बताया कि विश्व विजय करना है तो वीर बनना पड़ेगा, तो वीरकाल विश्वनाथ ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीज पवन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल को क्या कहा गया? रीतिकाल कहा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल। पूछेगा कि रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र। रासे रीतिकाल, रासे रामचंद्र शुक्ल। तो रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। भाई पहले आपने विश्व जीता वीर होकर, इसके बाद में जब वीर होकर विश्व जीता फिर आपका श्रृंगार नहीं, टीकाकरण होता है, श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। यहाँ से इस तरीके से आप जोड़ कर याद कर सकते हैं, ट्रिक बाय ट्रिक। तो आपको याद ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे, जिससे आपको वीडियो का दोबारा भी देखनी पड़े। एक बार दोबारा देख तो आपको याद हो जाएगा, सीधे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था आदिकाल को वीर काल कहा था। जब वीर थे तभी तो उन्होंने विश्व जीता। जब विश्व जीत कराया फिर उनका तिलक हुआ, अच्छे स्वागत और श्रृंगार किया गया। तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। फिर अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का। और अंधकार काल त्रिलोचन। अंधकार का त्रिलोचन। तीसरी आँख कब खुली? जब अंधकार हो गया। तीसरी आँख कब खुली? शिव जी की जब अंधकार हो गया। जब अंधकार हुआ था पूरे ब्रह्मांड में तब तीसरी आँख उनकी खुली थी। तब क्या था? ये अंधकार काल। त्रिलोचन शास्त्री इनका नाम है। त्रिलोचन शास्त्री नाम है अंधकार काल। त्रिलोचन शास्त्री जी है नाम इनका। तो अंधकार काल त्रिलोचन और अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। श्रृंगार काल रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा। अच्छा पूछेगा क्वेश्चन कि रीतिकाल को अंधकार किसने कहा? तो साथ ही मारेंगे कौन सा? त्रिलोचन शास्त्री जी। दूसरा पूछेगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। इसके बाद में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो साथ में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा। फिर पूछेगा रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो साथ ही रामचंद्र शुक्ल। आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं। सिद्ध साहित्य के बारे में, तो सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा संबंधित है।
किसके? वज्रयान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म की वज्रयान। उसमें हीनयान महायान पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में, तो उसी से एक शाखा थी वज्रयान। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा संबंधित है सिद्ध साहित्य। सिद्ध कवियों की कुल संख्या कितनी है? राहुल संक्रयातन के अनुसार 84 सिद्धों की संख्या मानी गई। किसके अनुसार? राहुल संक्रयातन जी के अनुसार सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी गई है। इनमें सयप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए कि पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी का सिद्ध कवि किसे कहा गया? तो हिंदी का सिद्ध कवि कौन है? हिंदी का सिद्ध कवि हैं सयप्पा। हिंदी का सिद्ध कवि हैं सयप्पा, याद रखिएगा। हिंदी का सिद्ध कवि, प्रथम हिंदी का सिद्ध कवि सयप्पा। और सिद्धों की कुल संख्या 84 किसने बताया? राहुल संक्रयातन जी ने। और बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से क्या लिया? सिद्ध साहित्य लिया गया। क्या लिया गया? सिद्ध साहित्य, याद रखने वाली बात। आगे बढ़ते हैं। और सयप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश, याद रखेंगे, सयप्पा की दोहा कोश। भाई जो पुराने लोग थे, आदिकाल के लोग थे, तो सिद्ध में तो दोहा वगैरह, दोहा चौपाई ज़्यादा गाई जाती थी। कबीरदास भी थे, उन्होंने भी बहुत सारे दोहा लिखे। तो सयप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश से ऐसे याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि दोहा कोश पुरानी ही रचना होगी। पुराने समय में दोहा ज़्यादा बोले जाते हो, गाए जाते, लिखे जाते। तो दोहा कोश किसकी है? सयप्पा की। सिद्ध का प्रथम कवि सयप्पा। आगे देखते हैं और अन्य सिद्ध कवियों के बारे में जानते हैं। अन्य सिद्ध कवियों के बारे में हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो लुइपा, कौन थे लुइपा? एक डोभिपा, लुइपा, डोभिपा। पा से याद रख लीजिएगा आप, अन्य सिद्ध कवि पा। ये जो वर्ड है पा, मैंने आपको बताया है, ये जो वर्ड है पा, ये आप याद रखिए प्रत्यय की तरह। जिन कवियों के लास्ट में जो लास्ट उनका नाम है उसमें पा दिख जाए तो समझ लेना वो सिद्ध कवि हैं। कौन से? सिद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं? सिद्ध कवि। जैसे लुइपा, इसमें भी पा आ रहा, डोभिपा में भी पा आ रहा, चंपका में भी पा आ रहा है। तो ये कौन से सिद्ध कवि हैं? ये अन्य सिद्ध कवि हैं। और प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? सयप्पा। तो लास्ट में अगर पा वर्ड का टैग प्रत्यय के अनुसार आप देख लीजिएगा, जिसमें लास्ट में पा आ जाए समझ लो सिद्ध कवि है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही एक कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी हार नहीं होती। तो चर्या पद के लेखक कौन है? चर्या पद के लेखक हैं सबरपा। कौन है? सबरपा या सयप्पा के शिष्य हैं। कौन थे? सयप्पा के शिष्य सबरपा। तो चर्या पद का अंत नाम चतुष्पद। क्या है? चतुर्पद, चतुर्पद है, चतुर्पद। चर्यापद का अंत नाम चतुष्पद। अब लुइपा गीतिका के लेखक कौन है? लुइपा नाम ही से समझ में आ रहा होगा। लुइपा के लेखक लुइपा सिद्ध के सबसे प्रमुख कवि हैं। कौन? लुइपा। सिद्धों के सबसे प्रमुख कवि लुइपा हैं, लेकिन प्रथम कवि सयप्पा हैं। आगे देखते हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य के बारे में देख लीजिए। रासो साहित्य का नामकरण करने वाले कौन है? शुक्ल जी हैं। कौन है? शुक्ल जी हैं। रासो साहित्य का रासो नामकरण शुक्ल जी ने किया है, जबकि सयप्पा का नाम सरोज वज्र और सरहपाद। किसको? सरहपाद और सरोज वज्र सयप्पा के नाम है। सरोज वज्र पूछ ले तब भी आप सयप्पा मारेंगे, और सरहपाद भी पूछ ले तब भी आप सयप्पा से, सरप्पा से सहरप्पा से सरोज वज्र और सहरप्पा से सरहपाद। तो कौन है? सयप्पा है। जबकि रासो का नामकरण करने वाले शुक्ल जी हैं। अब आगे देखते हैं रासो की जो रचनाएं हैं और लेखक उनके सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये साहित्य का, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है कि अप्रमाणिक ग्रंथ है। कहा पृथ्वीराज रासो, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये ग्रंथ जो है वो अर्ध प्रमाणिक है। क्या है? अर्ध प्रमाणिक। तीन चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। प्रमाणिक ग्रंथ इसको किसने कहा? श्याम सुंदर दास। भाई श्याम सुंदर दास ने कैसे कह दी प्रमाणिक? इसको ट्रिक से याद रखोगे कि जो सुंदर होता है वो पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाता है। भाई प्रमाणित होगा तभी सुंदर हुआ। तो प्रमाणिक ग्रंथ किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। अर्ध प्रमाणिक का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, अर्ध प्रमाणिक है। जबकि अप्रमाणिक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक कहा। चंद्रबरदाई पूर्ण किया जलहड़ ने। क्या पूर्ण किया? जलहड़ ने। चंद्रबरदाई जो था काव्य, उसको
चंद बरदाई ने पूर्ण किया जलहर ने। इसमें 69 सर्ग हैं, अध्याय हैं, 69 सर्ग या अध्याय बोल सकते हैं। और रस कौन सा? वीर रस और श्रृंगार रस। पूछेगा कि आदिकाल में जितनी रचनाएं हुई हैं या रासो साहित्य में जितनी रचनाएं हुई हैं उनका रस कौन सा है? तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है आदिकाल की रचनाओं में। याद रखेंगे पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। और रस कौन सा? वीर रस, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं और दूसरी रचनाओं के बारे में, रासो रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी रासो रचनाएं कौन सी हैं? एक तो विजयपाल रासो। विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट। कौन है? नलसिंह भट्ट। नलसिंह भट्ट, नलसिंह भट्ट। विजयपाल रासो नरसिंह भट्ट। रणमल छंद कौन है? श्रीधर है। रणमल छंद श्रीधर है। श्रीधर पाठक इन्हें बोल सकते हैं, पाठक। ये कौन है? रणमल छंद। रणमल छंद कौन है? श्रीधर पाठक। हमीर रासो साडिकधर। कौन है? साडिकधर। हमीर रासो साडिकधर। हमीर रासो साडिकधर। राम रासो समय सुंदर। राम जी जब थे अपने युग में, तब वहाँ का समय जो सतयुग का समय था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर समय था। तो वहाँ पर क्या था? राम रासो, ट्रिक से बनाएंगे, याद करेंगे। राम रासो समय सुंदर, हमीर रासो साडिकधर और रणमल छंद श्रीधर, विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट। नलसिंह भट्ट, विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट। परमाल रासो जगनीक। परमाल रासो जगनीक। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? वाटरफील्ड ने किया। और परमाल रासो कहाँ से लिया गया? आला खंड है। परमाल रासो क्या? एक आला खंड है। परमाल रासो किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। परमाल रासो जगनीक। आगे देखेंगे बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसने लिखा? तो बीसल देव रासो कौन है? नरपति नाल। बीसल देव रासो नरपति नाल। और खुमाल रासो कौन है? दलीपति विजय। खुमाल रासो दलीपति विजय। खुमाड़ रासो दलीपति विजय। खुमाड़ रासो दलीपति विजय। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये जो आज की क्लास है साहित्य की समाप्त हुई। ये 4th पार्ट था। इसके बाद में 5th पार्ट आएगा अगले दिन। आप क्रम बाय क्रम आप क्लास लेते रहिए। आप देखेंगे कि आप बेहतर कर पाएंगे। जो अन्य स्टूडेंट जो अपना टाइम खराब करें इधर उधर की क्लासों में 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास, आप उनसे कई अच्छा कंटेंट यहाँ पर ग्रैप्स कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे और क्लासों को बार बार भी देख सकते हैं। जब छोटी क्लास होगी तो आप बार बार देख सकते हैं। 2x स्पीड पर, 1.5x स्पीड पर अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए एक बार और रासो ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। दोबारा उल्टा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो पूछेगा तो दलीपति विजय। खुमाड़ रासो दलीपति विजय। बीसल देव रासो नरिपत नाला। बीसल देव रासो नरपति नाला। बीसल देव रासो नरिपत नाला। खुमाड़ रासो दलीपति विजय। परमाल रासो आलाखंड से जगनीक ने लिखा। राम रासो, राम के समय में बहुत समय सुंदर था। समय बहुत सुंदर था। राम के जी के समय में समय बहुत सुंदर था। राम रासो समय सुंदर। परमाल रासो जगनीक। बीसल देव रासो नरपति नाला। बीसल देव रासो। खुमाड़ रासो दलीपति विजय और नरपति नाला बीसल देव रासो। रणमल छंद किसने लिखा साथियों? रणमल छंद लिखा श्रीधर पाठक ने। रणमल छंद श्रीधर पाठक ने। हमीर रासो साडिकधर। हमीर रासो साडिकधर और रणमल रासो श्रीधर पाठक ने। विजयपाल रासो नलसिंह भट्ट ने। साथियों, ये हमारी साहित्य की 4th क्लास खत्म हुई। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ग्रैप्स कर पाए होंगे। तो साथियों, ऐसी क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और लोगों को शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे आपकी तरह जुड़ पाएँ और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा आयाम दे सकें और अपना जो वर्दी का सपना पूरा कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।